इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है 99% चांस है कि 31 अक्टूबर को आपको CHO एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने को मिले। और रिजल्ट जारी होने पर इस बार रिजल्ट आपका रैंक वाइज आएगा। तो उस रैंक वाइज रिजल्ट से आप कैसे चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मैं आपका रिजल्ट आने पर बता दूंगा कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी डीवी को लेकर कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाने होंगे, उन सभी पर चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो पद खाली रहने वाले हैं वहाँ पर महिलाओं को, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो खाली सीटें रहेगी वहाँ पर महिलाओं की जनरल सीट को फ़ायदा मिलने वाला, वो कैसे मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, उसके बारे में प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको UDID कार्ड की भी आवश्यकता है। तो क्या है UDID कार्ड और ये कार्ड किन स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और वीडियो के लास्ट में थोड़ी कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि पेपर वो किस लेवल का था और उस हिसाब से कितने स्टूडेंट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। और कट ऑफ से ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपकी रैंक कौन सी है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग के 8 कैडर के रिजल्ट आ चुके थे, उनमें से 7 कैडर में तो कट ऑफ की तो बात दूर है, जितने पद है उतने ही स्टूडेंट नहीं मिले। लेकिन इसमें ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ कुछ कैटेगरी हैं वहाँ पर चांसेस बढ़ रहे हैं। और वो जो खाली पद रहेंगे वो उसमें महिला स्टूडेंट जनरल को फ़ायदा होने वाला, वो कैसे, उसके लिए आपको देखना होगा लास्ट CHO का रिजल्ट। क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछली बार NHM CHO एग्जाम आयोजित हुआ था 3 मार्च 2024 को, उसमें ये रूल नहीं था 40% और 35% वाला रूल उसमें नहीं था। क्या है 40% वाला 35% वाला रूल, आप सभी को मालूम है कि यानी आपके 150 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप जनरल EWS MBC OBC कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम काट काट के 60 क्वेश्चन तो सही करने कंपलसरी है। 60 क्वेश्चन के नंबर कितने हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 180 नंबर। तो यानी कि ये तो फिक्स है कि कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए 450 में से 180 से तो ज़्यादा ही रहेगी। क्योंकि अगर आपके 180 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्वालिफाई भी नहीं हो, डिसक्वालीफाई हो, फिर चाहे बोर्ड और विभाग को पद खाली ही क्यों ना रखना पड़े। और जो SC ST के लिए है उनके लिए जो रूल है वो है आपका 35% वाला, यानी कि इनके 53 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159 या 160 मान के चलिए। यानी कि जो SC ST कैटेगरी है उनकी कट ऑफ 450 में से 160 से ज़्यादा ही रहने वाली, इससे कम तो रहेगी नहीं, ये तो मान के चलिए। बाकी ज़्यादा कितनी रहती है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उनके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जो टॉप के मेरिट के स्टूडेंट रहेंगे, जितने पद है उतने तक के स्टूडेंट को लिया जाएगा, यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में इस तरह से लिया जाएगा। यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो मेरिट में नंबर 1 पर रहेगा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, और फिर जितने पद है उस हिसाब से वो सेट करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि मैं कुछ कैटेगरी बता रहा हूँ वहाँ पर खाली सीटें क्यों रहेगी, क्योंकि ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये प्री DB की कट ऑफ है लास्ट जब CHO एग्जाम आयोजित हुआ, इसमें ये 40% वाला रूल नहीं था, इसलिए इसमें अगर किसी के 2 नंबर 3 नंबर आ रहे थे तो वो भी सेलेक्ट हुए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार 2-3 नंबर आने से आप सेलेक्ट नहीं होंगे, तो वो आपकी जो खाली सीट रह जाएगी तो वो क्या खाली रहेगी या फिर उसमें महिलाओं को लाभ मिलेगा, उसका एक इंस्ट्रक्शन आपको एडवर्टाइजमेंट में मैंने कल ही देखा था। जब आपका NHM एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे महिलाओं में जनरल सीट को कैसे फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट बार जो कट ऑफ गई थी ये आपके 400 में से थी। अब आप देख सकते हैं जनरल की तो 205 यानी कि 40% से ज़्यादा है, फीमेल की भी 205 है, 40% से ज़्यादा। अब लास्ट ईयर और इस ईयर में कंपटीशन में कितना बड़ा अंतर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर स्टूडेंट थे 70,000 के करीब जिन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन इस बार है 73,000 के करीब जिन्होंने परीक्षा दी थी। यानी कि स्टूडेंट की संख्या इस बार लास्ट ईयर की तुलना में 3,000 3,500 ज़्यादा है। और लास्ट ईयर पद ज़्यादा थे, 5,000 के करीब थे, और इस बार 3,900 के करीब है। लास्ट ईयर 5,500 ऐसे कुछ पद थे, यानी कि मान के चलिए 1,300 के करीब पद भी कम है इस बार।
तो यानी कि इससे तो ये माना जा सकता है, आप देख भी सकते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो हर कैटेगरी में जनरल की तो सीटें खाली रहना मुश्किल ही है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी ज़्यादा थे और लास्ट ईयर की तुलना में पद भी कम है और स्टूडेंट भी लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा है। और लास्ट ईयर आप देख सकते हैं 40% बने थे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी से जनरल को ले लो। आप देख सकते हैं जनरल से जनरल में भी 40% से ज़्यादा बने, फीमेल के भी बने। अब बात आती है विडो, डीआईवी और एक्स सर्विसमैन, इनके 40% नहीं बने। तो अब इस बार भी इनके अगर 40% नहीं बने तो ये पद खाली रहेंगे, और ये पद खाली रहने पर कौन से स्टूडेंट को लिया जाएगा, क्या ये पद खाली रहेंगे या फिर महिला स्टूडेंट को लिया जाएगा, इसके बारे में भी मैं आगे बताने जा रहा हूँ विथ प्रूफ के साथ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन सीएचओ एग्जाम से जुड़ी कोई ना कोई खबर लेके आता ही हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है। और जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और डीवी के लिए कितना गुना को बुलाया जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 40% से ज़्यादा बने, लेकिन फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 40% से ज़्यादा नहीं बने। तो इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस में फीमेल की सीटें अगर ऐसा रहा इस बार तो भी खाली रहेगी। इस बार थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी चेंज है, क्योंकि लास्ट बार था वो 400 नंबर का पेपर था, इस बार आपका पेपर है वो 450 नंबर का था। इस बार आपके हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर भी शामिल की गई थी, जबकि लास्ट ईयर ये शामिल नहीं थे। जीके भी मामूली से 2-3 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, इस बार आपका जीके का भी बहुत बड़ा पार्ट था। वीडियो में देख सकते हैं एनए है, और डीआईवी में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 40% नहीं बने हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी की बात करें, अब एससी एसटी के लिए 35% वाला रूल है, तो आप देख सकते हैं जनरल में तो 35% बन गए, और यहाँ पर 172, यहाँ 139, यहाँ 35% एसटी में नहीं बने, पूरे 35% नहीं बने हैं। फीमेल 164 आप देख सकते हैं 35% बन गए। डीआईवी 1.02, तो ये भी आपका पद खाली रहेगा, यानी कि आप देख सकते हैं इतने कम नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ रहेगा, तो यानी कि इनके 40% बनने मुश्किल ही है। तो इनके पद कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। ओबीसी में आप देख सकते हैं जनरल के 40% बने हैं, फीमेल के भी 40% बने हैं लास्ट ईयर, लेकिन डीआईवी, एक्स सर्विसमैन और विडो खाली रही। एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल के 40% नहीं बने, एमबीसी कैटेगरी में जनरल के 40% नहीं बने हैं, लेकिन इस बार एग्जाम भी ज़्यादा नहीं दिया और पद भी कम है, तो उस हिसाब से बनने के चांस हैं। फीमेल के 40% नहीं बने, विडो और डीआईवी के भी नहीं बने। शहरिया में तो आप देख सकते हैं किसी के भी कुछ नहीं बना है। इसी तरह टीएसपी में भी आप देख लीजिए एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ, जनरल में आप देख सकते हैं 40% बने हैं, फीमेल के भी बने, लेकिन विडो, डीआईवी, एक्स के नहीं बने हैं। एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी वालों के 35% वाला रूल है, लेकिन ना तो एससी के बने 35%, ना ही एसटी कैटेगरी के बने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो विडो कैटेगरी है उनमें अगर पद खाली रह जाती है तो वो सीटें कहाँ जाती है। आप देख सकते हैं ये आपको जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इंस्ट्रक्शन, ये आपको एनएचएम का जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था डिटेल में उसमें देखने को मिलेगा। 4 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजेंटल प्रवर्गानुसार 30% होगा। महिला स्टूडेंट का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, यानी कि महिलाओं को आरक्षण उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में समायोजित किया गया है। अब यहाँ स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है, किसी वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यानी कि अब जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी के हो या एससी, महिलाओं को भी लाभ हो रहा है या पुरुष को भी लाभ हो रहा है, कैसे देखते रहिए। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, अगर इसमें आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में फीमेल में अगर किसी के 40 या 35% जिसका जो रूल है उसमें अगर महिलाएं कोई नहीं मिलती हैं, उपलब्ध नहीं होती है, तो उस कंडीशन पर वो पद खाली नहीं रहेगा, उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यानी कि अगर एक कैंडिडेट है, जैसे कि ओबीसी फीमेल में 32 पद थे, मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, ओबीसी फीमेल में 32 सीटें थी महिलाओं की, और ओबीसी फीमेल के रिजल्ट से पता चला है कि किसी भी महिला की 40% नहीं बने, तो ये जो 32 पद है अब ये खाली नहीं रहेंगे, बल्कि ये ओबीसी के जो जनरल सीट है जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल होते हैं उसमें ये ऐड कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ओबीसी के जो पुरुष आवेदक है जो पीछे रह गए उनको फ़ायदा मिल जाएगा।
इसी तरह आप आगे देख सकते हैं, विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र महिला आवेदक के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पिता के नाम, उनके निवास स्थान, उनके आय के आधार पर ही प्रस्तुत करना होगा। अगर आप पति के नाम, उनके आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अब महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है। महिलाओं को कैसे लाभ मिल रहा है? 5 नंबर पॉइंट में देखिए, महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी कि आपने देखा होगा हर कैटेगरी, जैसे ओबीसी कैटेगरी में किस तरह से बांटा जाता है। सबसे पहले ओबीसी में ओबीसी की जनरल होती है, उसके बाद ओबीसी में जनरल फीमेल की होती है, उसके बाद विडो की होती है, उसके बाद परित्यक्ता की होती है। और इसमें विधवा के 8% पद होता है, परित्यक्ता के 2% होता है और विधवा के कितने होते हैं? 8% पद होते हैं। अब आप देख सकते हैं, यदि पर्याप्त विधवा स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा। अब यानी कि रिजल्ट आता है तो पता चलता है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी में जनरल, पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। फीमेल, जनरल फीमेल, इसके बाद विधवा, उसके बाद परित्यक्ता। अब समझिए आप, जैसे कि ओबीसी में जनरल में है आपके 40 पद, एक एग्जाम्पल के थ्रू, फीमेल के हैं 20 पद, विधवा के हैं 8 पद और परित्यक्ता के हैं 4 पद। चलो ये 40 की जगह 60 कर देता हूँ। अब अगर रिजल्ट आता है, आपको मालूम है ओबीसी के लिए 40% लाने कंपलसरी है। अब जब रिजल्ट आए तब पता चलता है कि ओबीसी में, विधवा में कैटेगरी में किसी के भी 40% नहीं बने। तो अब जो ये 8 पद है ये खाली नहीं रहेंगे, बल्कि ये 8 है, ये परित्यक्ता के जो 4 है इसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे। अब इसके साथ ऐड करने पर परित्यक्ता के कितने हो जाएंगे? 8 4 12। फिर जब रिजल्ट चेक किया जाता है कि परित्यक्ता में भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके 40% बने, ऐसी कोई महिला स्टूडेंट नहीं है जिसके 40% बने, तो ये भी 12 पद खाली हो जाएंगे। अब ये 12 पद अगर खाली रह रहे हैं तो ये 12 पद कहाँ ऐड होंगे? जनरल फीमेल में होंगे। यानी कि यहाँ 20 + 12 हो जाएंगे 32। अब अगर महिलाएं भी नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन पर ये 32 से ये जनरल के साथ ऐड कर दिए जाएंगे। इसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनरल भी नहीं मिले तो फिर वो जनरल कैटेगरी के साथ ऐड कर दिए जाएंगे, ऐसे नहीं, तो फिर वो बैकलॉग में ऐड हो जाती है, अगली भर्ती आएगी तो उसमें वो ऐड कर लिए जाएंगे। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि महिलाएं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा, 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा। यानी कि अगर विधवा के लिए आरक्षित जितने पद हैं उतने स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं तो वो उसी कैटेगरी, चाहे वो एससी कैटेगरी में अगर स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, एसटी कैटेगरी में नहीं मिल रहे, ईडब्ल्यूएस में नहीं मिल रहे, जिस कैटेगरी में नहीं मिल रहे हैं उसी कैटेगरी की परित्यक्ता महिलाएं होगी उसके साथ उसमें भर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। और अगर ऐसा हो कि विधवा श्रेणी की तो महिलाएं मिल गई लेकिन परित्यक्ता की है वो नहीं मिली, तो फिर उस कंडीशन पर परित्यक्ता महिला श्रेणी को विधवा श्रेणी में ऐड कर दिया जाएगा। यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। अब अगर दोनों में नहीं मिल रहे, विधवा और परित्यक्ता दोनों ही श्रेणियों में स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन पर महिला स्टूडेंट के जो आरक्षित पद सामान्य महिला हैं उसमें भर दिया जाएगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो विधवा कैटेगरी की महिलाएं हैं उन्हें अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उन्हें विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी CHO एग्जाम की उससे पहले का प्रस्तुत करना होगा। तो ये था जो कि मैं आपको बता रहा था, जहाँ पद खाली रहेंगे वो किस तरह से भरे जाएंगे। अब मेन चीज़ आती है UD ID कार्ड क्या है
और ये किन स्टूडेंट को बनाना कंपलसरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अभी हाल ही में लागू किया गया नया रूल है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, और ये विज्ञप्ति इसको लेकर इन्होंने 25 अगस्त को भी जारी कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कार्मिक विभाग राज्य सरकार के पत्र राजकाज क्रमांक इतने दिनांक 29/7/2025 और निदेशालय विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग क्रमांक इतने 16/7/2025 के अनुसार भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। यानी कि यूडीआईडी कार्ड का अर्थ होता है विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, और ये जो दिव्यांगजन स्टूडेंट होते हैं उनको बनाना कंपलसरी होता है, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि उनको राजकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर आपको एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए या राज्य सरकार की कोई भी भर्ती को लेकर कोई भी नई अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आगे लिखा हुआ उक्त यूडीआईडी कार्ड यूडीआईडी प्रोजेक्ट के ऑफिशियली पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। यानी कि ये यूडीआईडी कार्ड है ये कहाँ पर जारी किए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पोर्टल का नाम दे रखा है, यहाँ से ऑफिशियली जारी किए जाते हैं। इस कार्ड का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों की पहचान और सत्यापन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया स्थापित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और दिव्यांगजनों को कुशल और एक समान सेवाएं प्रदान करना। यानी कि पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए यूडीआईडी कार्ड मांगा जाता है और दिव्यांगजनों की पहचान और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इस कार्ड की आवश्यकता होती है। भारत सरकार से राज्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में यूडीआईडी कार्ड को वैलिड प्रूफ के रूप में निर्देश प्राप्त हुए। यानी कि अब दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए यूडीआईडी कार्ड को भी वैलिड प्रूफ माना गया है। आगे लिखा हुआ कार्मिक विभाग के राजकाज क्रमांक इतने 6/8/2025 द्वारा प्राप्त कार्यवाही विवरण के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 24/6/2025 को दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी बोर्ड जिन्होंने एनएचएम के एग्जाम आयोजित करवाए हैं, तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांगजनों हेतु यूडीआईडी कार्ड को वैलिड प्रूफ वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए जो दिव्यांगजन कैंडिडेट है उन्हें यूडीआईडी कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा राजस्थान के परिपत्र क्रमांक इतने 24/7/2025 भी संलग्न किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 1 नवंबर 2025 और उसके बाद आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन। अब देख लीजिए सीएचओ का रिजल्ट ही आपका 31 अक्टूबर को आएगा, तो डीवी में भी समय लगेगा, यानी कि 1 नवंबर के बाद ही होगा क्योंकि 31 के बाद जस्ट 1 नवंबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आगे में कोई भी डीवी हो चाहे एलएसए की हो क्योंकि वो भी अब 1 नवंबर के बाद ही शुरू होगी, तो यानी कि अभी जो भी डीवी होनी है समस्त डीवी 1 नवंबर और 2025 और उसके बाद आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन के समय एवं परीक्षाओं के लिए आवेदन के समय यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि 1 नवंबर 2025 के बाद आप किसी भी एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं अगर दिव्यांगजन स्टूडेंट हो तो उस समय भी आपको यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और 1 नवंबर 2025 के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें भी आपको यूडीआईडी प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे स्टूडेंट द्वारा न तो यूडीआईडी प्रमाण पत्र या कार्ड प्रस्तुत किया जाता है, न यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने तो रजिस्ट्रेशन करवाए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके दस्तावेज सत्यापन को लंबित रखा जाएगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट है दिव्यांगजन कैंडिडेट और वो अपना डीवी करवा रहा है लेकिन उसके पास ना तो यूडीआईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और न यूडीआईडी कार्ड है, तो उस कंडीशन पर उसका डीवी को लंबित रखा जाएगा, उसे वापस से बुलाया जाएगा, उसे समय दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जब तक ये नहीं दिखाओगे आपका प्रोसेस आगे नहीं किया जाएगा। अतः सभी दिव्यांगजन स्टूडेंट अपना यूडीआईडी कार्ड निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत यथा निर्देश ऑफिशियली यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर लेवे। इसलिए जितने भी दिव्यांगजन स्टूडेंट हैं वो अपना यूडीआईडी कार्ड है
वो प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देश ऑफिशियल यूडीआईडी का पोर्टल का आप लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी जो कि मैं कार्ड बोल रहा था, किन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी था, दिव्यांगजन स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड बनाने का उद्देश्य ये है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और दिव्यांगजन कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी का उन्हें लाभ मिल सके, अन्य कोई स्टूडेंट इसका लाभ ना उठा सके। अब बात आती है कि कट ऑफ को लेकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने देखा होगा रिजल्ट भी। अभी जैसा कि आप हमारे वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं, जब एग्ज़ाम आयोजित हुआ उसके बाद मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आया था और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब वहाँ मैंने आप सभी से पूछा था कि एग्ज़ाम आपने दिया है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैटेगरी के साथ बताइए, बहुत कमेंट भी आए थे। उस कमेंट को देखकर ये लगता है कि हर कैटेगरी में जनरल सीट की बात करूँ, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, इसमें तो पद खाली रहने के चांस बहुत 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 कम है। और बाकी में अगर पद खाली रह जाते हैं, जैसे कि फीमेल में खाली रह जाते हैं, फीमेल में अगर परित्यक्ता में खाली रह जाता है विधवा में भरा जाएगा, विधवा परित्यक्ता विधवा में खाली रहता परित्यक्ता में भरा जाए, दोनों खाली रह जाता तो उसकी फीमेल जनरल में भरा जाएगा, अगर वो भी खाली रहता तो उस कैटेगरी के पुरुषों के साथ उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर फिर जनरल भी खाली रह जाती है, मैन जनरल हर कैटेगरी, तो फिर उसको बैकलॉग के रूप में ऐड कर दिया जाता है, फिर उसको जनरल के साथ, जो नॉर्मली जनरल कैटेगरी है उसके साथ ऐड नहीं किया जाता है। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिजल्ट आपका है वो रैंक वाइज आएगा। इसमें क्या होगा, अब कट ऑफ देखने को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, इसका मैं 100% भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये बात सही है कि आरएसएस बोर्ड द्वारा नया रूल लागू किया गया, वापस से नवाचार किया है उसमें, यानी कि अभी आपने एलएसए और अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट देखा ही होगा, उसमें उन्होंने 2 गुना के कट ऑफ के साथ रैंक वाइज रिजल्ट बताया। लेकिन अगर सीएचओ का रिजल्ट इससे पहले ही तैयार कर रखा है तब तो ये फिर 2 गुना का कट ऑफ नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था हम एलएसए से ही शुरू कराए ये नवाचार। और अगर सीएचओ का रिजल्ट इससे बाद तैयार किया गया है तो आपको हो सकता है 2 गुना की कट ऑफ भी देखने को मिले। बाकी रैंक वाइज तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जिन स्टूडेंट की रैंक बताई जा रही है उनके मार्क्स भी बताए जाएंगे। जिन स्टूडेंट के मार्क्स नहीं बताए जा रहे, रैंक में नाम नहीं है, तो उनके मार्क्स देखने के लिए रिजल्ट की पीडीएफ में एक फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूले से रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट के जो रिव्यू आए थे कट ऑफ के बारे में। वो कुछ इस तरह से आए थे कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और आपको मालूम है, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, ओबीसी हो, तो इन कैटेगरी में मिनिमम तो 60 क्वेश्चन आपको सही करने कंपलसरी है, तभी आपका सीट है वो खाली नहीं रहेगी। यानी कि अगर सीट खाली रह रही तो आपको ले लिया जाएगा। अगर आपके 60 से भी कम सही हो रहे तो उस कंडीशन पर आप रिजल्ट का इंतजार भी ना करिए, क्योंकि अगर सीटें खाली भी रह जाएगी तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, जैसे एमबीसी कैटेगरी से कुछ स्टूडेंट कह रहे हमारे 240 नंबर बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जनरल से कह रहे हैं कि 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट एसटी से कह रहे हैं कि हमारे 324 नंबर बन रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट अपना रिव्यू बता रहे हैं कि एसटी कैटेगरी में 109 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे 275 नंबर आ रहे हैं। कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी से कह रहा है कि 103 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कोई एससी से कह रहा है 230 नंबर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट एससी कैटेगरी के कह रहे हैं कि 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये सब रिव्यू मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, आप हमारा वीडियो जाके भी देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट ने रिव्यू बताए हैं वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो कुछ कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में भी बता रहे हैं कि हमारे 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कोई एससी से कह रहा है कि मेरे 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई एसटी से बोल रहा है कि मेरे 87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई ओबीसी से बोल रहा है कि मेरे 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कल क्या मुझे स्क्रूटनी फॉर्म कैसा भरा जाता है उस पर वीडियो लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो कुछ ओबीसी कैटेगरी के बंदे कह रहे हैं कि हमारे 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई ओबीसी का बता रहा है कि हमारे 249 नंबर आ रहे हैं, कोई ओबीसी का बता रहा है कि हमारे 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यानी कि जो रिव्यू आ रहे हैं उसके आधार पर देखा जाए तो हर कैटेगरी में जनरल के जो सीटें हैं वो तो खाली रहना मुश्किल ही है, और बाकी जो सीटें खाली रहेगी वो किस तरह से भरी जाएगी वो आपको मैंने बता दिया है। अब रिजल्ट कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं
कि 8 कैडर का जो रिजल्ट आया उनमें से 7 कैडर में तो जितने पद है उतने स्टूडेंट नहीं मिले। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज आप भी चेक कर लीजिए। आपको मालूम है एग्ज़ाम एक तो आपके 2 से 6 जून के बीच में आयोजित हुआ, उसके बाद वापस से 8 से 13 जून के बीच में 2 चरणों में आयोजित हुआ था। यानी कि जो 2 तारीख से लेकर 6 जून के बीच में एग्ज़ाम आयोजित हुआ ना, उनका पेपर का लेवल है ना वो थोड़ा हार्ड था। किसके तुलना में? 8 से लेकर 13 जून। और स्टूडेंट की संख्या ज़्यादातर 8 से 13 जून में ही ज़्यादा थी। यानी कि यहाँ पर जो 2 से 6 जून में एग्ज़ाम हुए थे उसमें कुछ स्टूडेंट, किसी एग्ज़ाम में 75 स्टूडेंट बैठे थे, किसी में 90 बैठे थे, किसी में 1500 बैठे थे, किसी में 2500 बैठे थे, तो किसी में 1200 बैठे, ऐसी संख्या थी स्टूडेंट की। लेकिन जो 8 से 13 है, अब CHO में देख लो 73,000 के करीब स्टूडेंट बैठे हैं, GNA में भी लगभग 80-70 हज़ार ऐसे कुछ स्टूडेंट बैठे थे, ANM में भी 13,000 महिलाएं बैठी थी, लैब टेक्नीशियन में भी बहुत स्टूडेंट बैठे थे। और इनका पेपर का जो लेवल है वो 2 से 6 जून से थोड़ा सिंपल था, क्योंकि 2 से 6 जून में जिनका पेपर हुआ उनका क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। 8 से 13 में तो बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे, चाहे वो NHM सेक्शन से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे आपके GK से हो, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि पद खाली रहे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट भी कम थे बैठने वाले और पेपर का लेवल भी हार्ड था। और अब यहाँ पर स्टूडेंट CHO में देख लीजिए बहुत ज़्यादा बैठे थे और पेपर का लेवल 2 से 6 जून में जितना लेवल था उतना नहीं था। बाकी रिजल्ट आने पर आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि जो 1300 पदों में भर्ती की गई है वो कौन सी कैटेगरी में कितने बड़े हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें आपके जनरल कैटेगरी में बड़े थे कितने पद? 152। SC कैटेगरी में बड़े थे 67 पद। ST कैटेगरी में बड़े थे आपके 51। OBC कैटेगरी में बड़े थे 88 पद। MBC कैटेगरी में 21 पद बड़े थे। EWS कैटेगरी में 43 पद बड़े थे। फिर TSP, ये तो नॉन TSP था, TSP में बात करूं तो जनरल में 243 पद बड़े, SC में 24 पद बड़े और ST में आपके 219 पद बड़े। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पद बड़े वो TSP जनरल में बड़े हैं और सबसे कम पद बड़े वो नॉन TSP में MBC में बड़े हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सूचना जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, अगर आपने भी ये गलती कर दी है तो फिर आपके 40% भी बन रहे हो तो भी और पद खाली है तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। और ऐसे केस आए भी हैं, जो NHM के रिजल्ट आए उसमें स्टूडेंट के केस आए थे कि पद खाली है, हमारे 40% से ज़्यादा है, फिर भी हमारा रैंक में नाम क्यों नहीं है। तो ये देखने के लिए एक बार आप अपनी OMR शीट चेक कर लीजिए, OMR शीट की कार्बन कॉपी चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है हर क्वेश्चन के आगे 5 गोले होते हैं और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको 5वां ऑप्शन फिल करना होता है। अगर नहीं करोगे तो उस कंडीशन पर क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग आपका काट दिया जाता है। और ऐसे आप चेक कर लीजिए, आपके 150 क्वेश्चन थे, जब आप चेक करो और आपको पता चले कि आपके 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया, तो आप रिजल्ट का इंतज़ार ना करिए, क्योंकि आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया है। क्योंकि ये रूल है, क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में अगर गोले नहीं भर रहे हो तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। अभी जो कैडर के रिजल्ट है इसमें भी आपने देखा होगा, किसी में 12, किसी में 7, किसी में 5 स्टूडेंट के रिजल्ट अयोग्य किए गए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया। और अगर आपके 10% से कम हो रहे हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, 13 क्वेश्चन हो रहे हैं, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं, 7 क्वेश्चन हो रहे हैं, उस कंडीशन पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर काटना आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके नंबर कटेंगे। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि बोनस नंबर भी मिलते हैं क्या डिलीट क्वेश्चन के, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो ऑब्जेक्शन लगाता है ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ही फ़ायदा मिलता है। अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो सबके लिए डिलीट माना जाता है और उसके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन सबके बराबर रूप से बांटे जाते हैं। ऐसा नहीं है जिसने ऑब्जेक्शन लगाया उसी के नंबर बांटे जाएंगे, क्योंकि ये नंबर बढ़ते हैं की फैक्टर से। की फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला भी आपको मालूम है, जब आप रिजल्ट की PDF देखोगे उसमें लिखा होता है।
अब जैसे कि आपको मालूम है एक क्वेश्चन 3 नंबर का कैसे आया, मैक्सिमम मार्क्स आपका 450 नंबर का पेपर होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 150 होते हैं, नंबर ऑफ वैलिड, अब मैं मान के चलता हूँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो मैं लिख रहा हूँ 150। इस कंडीशन पर यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये एक क्वेश्चन इतने नंबर का इस तरह से आया। अब अगर मैं मान के चलूँ कि जैसे कि CHO एग्जाम में माना कि 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, 12 नंबर के क्वेश्चन। अब ये 12 नंबर ना तो बोनस दिए जाते हैं और ना ही जिस कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन लगाया उसको दिए जाते हैं। ये 12 नंबर जो पीछे बचे 146 क्वेश्चन हैं उनके साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। वो इस तरह से बांटा जाता है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में 450, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 लिखा जाता है, फिर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन में 150 लिखा जाता है, और जब वैलिड क्वेश्चन की बारी आती है तो वहाँ पर आप 150 में से जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए वो आपको हटाना होता है, पीछे बचे 146, ये कटा, और जब ये सॉल्व करोगे तो 3 दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी, तो जो दशमलव के बाद जो वैल्यू आएगी वही नंबर आपके हैं, वो 12 नंबर जो कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका CHO का या NHM का कोई भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट आने के बाद उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, और इसके अलावा जो मेरिट बनी है उससे कैसे चेक करें कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मार्क्स के फॉर्मूले से किस तरह से आपको अपने मार्क्स देखने हैं जिनका रैंक में नाम नहीं है, और स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी आपको मालूम है टोटल 19 में से 8 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं, 11 में से कुछ कैडर के रिजल्ट 31 अक्टूबर को आ जाएंगे, तो कुछ कैडर के रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएंगे।